Hello, friends, and my dear students. I hope you all are absolutely fine. So, first of all, I'll introduce myself. My name is Juhi, and today we are coming with the episode 2 of Chapter Solutions. If somebody missed the episode first, then the link is given in the description as well as in the I button. So, our today's topic is vapor pressure of liquids, and you are watching Doubt Clear. So, without wasting your much time, let's begin. So first of all, what is vapor pressure? When दिखाई दे रहा है एक क्लोज्ड वेसल दिखाई दे रहा है जिसमें क्या है बेंजीन एडेड है ठीक है पार्ट ऑफ द लिक्विड इवेपोरेट्स एंड फिल द अवेलेबल स्पेस विद द वेपर्स दैट मीन्स कुछ पार्ट जो होगा लिक्विड का जब हम उसको बर्निंग पे डाल रहे हैं तो वो इवेपोरेट होगा और वो किस में कन्वर्ट होगा वेपर्स में तो वेपर्स जो है वो कंटेनर को लीव तो कर नहीं सकते क्योंकि कंटेनर कैसा है क्लोज्ड है तो ये जितने भी वेपर्स हैं ये कहाँ कंटेन हो जाएंगे इसी सरफेस पे लिक्विड के तो ड्यू टू वेपराइजेशन लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता जा रहा है और लेवल ऑफ लिक्विड कैसा होता जा रहा है कम होता जा रहा है राइट तो इवेपोरेशन तो चलती रहेगी दैट मीन्स एज द इवेपोरेशन प्रोसीड्स नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल जो हैं वो वेपर फेज में धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम एक आपको दिखाया हुआ है बेंजीन का और एक सॉल्ट सोल्यूशन का तो बेंजीन कैसा सब्सटेंस होता है लिक्विड लिक्विड और तो एक हो गया आपके पास लिक्विड लिक्विड वाला मिक्सचर उसके अंदर देखो आप बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो ऊपर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होते जा रहे हैं और बाहर तो निकल नहीं सकते तो ये यहीं पे ही कलेक्ट होते जा रहे हैं ऐसे ही हमारे पास दूसरा क्या है सॉल्ट सोल्यूशन तो इसके अंदर सॉल्ट क्या है एक सॉल्यूट और हमारे पास वाटर क्या है सॉल्वेंट तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है इसके अंदर भी ऐसे ही वेपर्स में ये कन्वर्ट होते जा रहे हैं तो अब हम देखेंगे कि वेपर्स में कन्वर्जन तो ठीक है अब इसके बाद क्या होगा वेपर प्रेशर क्या कहना चाहता है तो नाउ दीज मॉलिक्यूल्स मूव अबाउट एट रैंडम इन अ लिमिटेड स्पेस जितना भी स्पेस है उसमें वो धीरे धीरे रैंडमली मूव कर रहे हैं और वो जो रैंडम मूवमेंट है उसमें वो क्या करेंगे एक दूसरे को स्ट्राइक करेंगे सरफेस पे भी स्ट्राइक करेंगे और फाइनली कंडेंसेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे मतलब उस लिक्विड के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ कंडेंस लगते जाएंगे दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन तो इवेपोरेशन भी हो रही है और उसी मोमेंट पे कंडेंसेशन भी हो रही है तो दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं नाउ अ स्टेज इज रीच्ड एक स्टेज आएगी एक टाइम आएगा जहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के दैट मींस इवेपोरेशन भी हो रहा है जो वेपर में कन्वर्जन हो रहा है वो भी हो रहा है और उसी मोमेंट पे कंडेंसेशन मतलब वो पार्टिकल्स उस सरफेस पे भी लगते जा रहे हैं तो एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा बिटवीन लिक्विड एंड वेपर फेज तो उस मोमेंट पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा वेपर्स के अंदर अबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम एट अ गिवन टेम्परेचर दैट मींस वहां पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा उस टेम्परेचर पे किसका उस लिक्विड का जो वेपर में कन्वर्ट होता जा रहा है उसको क्या बोल देंगे हम वेपर प्रेशर तो हम फिर से देखते हैं एक बार इस पिक्चर के अंदर तो इस पिक्चर के अंदर यहाँ पे हमारे को क्या दिखाई दे रहा है ये जो लिक्विड है ये वेपर में कन्वर्ट होता गया और यहाँ वेपर्स बन गए तो अब ये जो लिक्विड्स हैं ये ऊपर ऊपर यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे तो क्या होगा ये ढक्कन खुलने की कोशिश करेगा अगर ये सील्ड नहीं होता तो ये खुलने की कोशिश करेगा मतलब उस पर क्या लग रहा है उस पर प्रेशर लग रहा है तो दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ condensation that equilibrium is reached at that moment and that stage that pressure of the vapors above the liquid surface is known as vapor pressure I hope आपको vapor pressure clear हो गया होगा then we have is what are the different factors जो vapor pressure पे depend कर रहा है या vapor pressure उस पे depend कर रहा है right so first thing is nature of liquid कि liquid कैसा है तो liquid जो होते हैं उनके different intermolecular forces होते हैं The liquids which have weaker intermolecular forces, जिसका weak intermolecular force होगा, that means वो bond easily break कर लेगा, तो वो easily क्या करेगा? अपने आप को evaporate करने की कोशिश करेगा, vapor phase में convert करने की कोशिश करेगा, और इसीलिए उसका vapor pressure कैसा होगा? ज़्यादा होगा. जबकि जो लिक्विड्स जिनका स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है तो वो अपने बॉन्ड को ब्रेक ही नहीं करेंगे वो ब्रेक नहीं करेंगे तो वो वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं होंगे और इसलिए उनका वेपर प्रेशर ज्यादा नहीं होगा तो वो लिक्विड्स जिनका वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है फॉर एग्जाम्पल आपको ये दिया हुआ है कि डाइमिथाइल ईथर जो है और अल्कोहल जो है उनका हाइयर वेपर प्रेशर होता है देन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर व्हाई बिकॉज
एग्जाम्पल क्या है हमारे पास कि डायमिथाइल ईथर और अल्कोहल का वेपर प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर। नाउ व्हाई? बिकॉज जो डायमिथाइल ईथर है और जो अल्कोहल है उनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे हैं? वीकर हैं। तो दैट मीन्स वो इजिली अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करके वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे एज कंपेयर टू वाटर। तो वाटर जो होता है उसका वेपर प्रेशर इतना हाई नहीं होता जितना डायमिथाइल ईथर और अल्कोहल का होता है। देन वी हैव इज टेम्परेचर। ये एक और फैक्टर है जो जिसके ऊपर हमारा वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। तो देखो जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, नीचे बॉइलिंग जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी जल्दी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बढ़ता जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है मॉलिक्यूल्स क्या करने लग जाते हैं? इधर उधर भागने लग जाते हैं। और जब वो भागने लग जाते हैं तो उनमें कौन आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आ जाती है ना जब कोई मूवमेंट करने लग जाता है। तो उसी मोमेंट पे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? अपने आप उस वेपर प्रेशर में, मतलब उस वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। और जब कन्वर्ट होने लग जाएंगे तो वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा? हाइयर हो जाएगा, है ना। तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा ज्यादा मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे, ज्यादा कंडेंसेशन होगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल होता जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के, और ज्यादा मॉलिक्यूल जब एस्केप करेंगे तो ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। तो जो हमने फर्स्ट पिक्चर देखी थी उसमें एक लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन था, दैट मीन्स बेंजीन प्रेजेंट था वहां पे इन वाटर, और दूसरे वाले में क्या था हमारे पास? सॉल्ट इन वाटर। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन में क्या होता है। देखो, व्हेन अ बाइनरी सोल्यूशन ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड्स, वॉलेटाइल मतलब जो इजिली उड़ जाते हैं, मतलब जो इजिली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेन अब तो वहां पे क्या बात कर रहे हैं? बाइनरी सॉल्यूशंस, दो सॉल्यूशंस की, और वो किस में प्लेस्ड हैं? क्लोज्ड वेसल में। दोनों कंपोनेंट्स क्या करेंगे? इवेपोरेट करेंगे और एकदम से क्या हो जाएगा? उनमें इक्विलिब्रियम बनने लगेगा। किस में? वेपर फेज में और लिक्विड फेज में, मतलब इवेपोरेशन भी होगी और कंडेंसेशन भी होगी। तो जो फ्रेंच केमिस्ट थे जिनका नाम क्या है? फ्रांसोइस मार्टे राउल्ट, इन 1886 उन्होंने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया बिटवीन पार्शियल प्रेशर, जो प्रेशर अप्लाई हो रहा था उसके ऊपर, एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट्स। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मोल फ्रैक्शन इन आवर अर्लियर वीडियो, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले वो जाके देखो कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी राउल्ट्स लॉ की। नाउ वो जो रिलेशनशिप उन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया उसका नाम क्या दिया उन्होंने? राउल्ट्स लॉ। और वो क्या बोलता है कि एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी एक टेम्परेचर पे जो सॉल्यूशन होंगे वॉलेटाइल लिक्विड्स के, उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ईच कंपोनेंट का, मतलब कि अगर मेरे पास दो कंपोनेंट्स है ए और बी, तभी तो हम बोल रहे हैं उसको बाइनरी सोल्यूशन। तो जो ईच कंपोनेंट होगा सोल्यूशन के अंदर वो किसके इक्वल हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। So now this is the definition. Let's see what is the quantitative relationship he has. अब देखो इस रिलेशनशिप को जो हमने पीछे जिसकी बात करी उसका नाम क्या बोला? राउल्ट्स लॉ। क्यों बोला? क्योंकि राउल्ट्स ने दिया हमें ये लॉ। तो वो क्या बोलता कि एट अ गिवन टेम्परेचर जो वॉलेटाइल लिक्विड का सोल्यूशन होगा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर ईच कंपोनेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। तो देख लेते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है, तो PA होता है, एंड नाउ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। X क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। A किसको बोल रहा है? कंपोनेंट को। अब देखो हम हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं, तो इसने वहां पे कौन सा कांस्टेंट लगाया? P0A नाम का कांस्टेंट लगाया। ठीक है, तो नाउ द एक्सप्रेशन इज PA इज इक्वल्स टू P0A XA, वेयर PA क्या है हमारे पास? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A। P0A क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A। और XA क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास कि राउल्ट्स लॉ अगर वॉलेटाइल लिक्विड्स का है, दो लिक्विड्स का है, तो वो क्या कहेगा? अब देखो हम कंसीडर कर रहे हैं एक बाइनरी सोल्यूशन जिसमें दो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं और उसके कंपोनेंट्स को हम डिनोट कर रहे हैं A और B से, तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा? XA एंड XB। ऐसे ही हमारे पास जो प्रेशर लेंगे हम पार्शियल वेपर प्रेशर वो क्या होगा? PA एंड PB। तो नाउ PA इज इक्वल्स टू क्या था पीछे? P0A XA। ऐसे ही अगर मैं B के लिए लूंगी तो वो क्या हो जाएगा? PB इज इक्वल्स टू P0B XB, वेयर PA एंड PB आर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A and B and P0A and P0B। बस इसमें क्या हो जाएगा? प्योर कंपोनेंट A and B। XA और XB क्या होंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ A and B।
सो नाउ अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो हमारे पास टोटल प्रेशर होता है सॉल्यूशन फेज का कंटेनर के अंदर, वो किसके इक्वल होता है? सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स। तो बोथ कंपोनेंट्स कौन से हैं? ए और बी। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी। नाउ पीछे हमने क्या पढ़ा? पी ए किसके इक्वल था? पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी किसके इक्वल था? पी नॉट बी एक्स बी। दोनों को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। नाउ हमने लास्ट वीडियो में जब मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, तो हमने बोला था कि मोल फ्रैक्शन जो है बोथ कंपोनेंट्स का जो उसका सम होता है वो किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल आता है। तो अगर मेरे को x से निकालना है तो वो कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बी। नाउ दिस वैल्यू ऑफ एक्स ए व्हेन वी पुट दिस इन दिस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? p इज इक्वल्स टू पी नॉट ए। यहाँ पे हम x ए की जगह क्या लिख रहे हैं? 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी आ जाएगा। नाउ इसको ओपन कर लेंगे, पी नॉट ए को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 के साथ, पी नॉट ए मल्टीप्लाई एक्स बी हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन देन यहाँ प्लस का साइन। तो नाउ पी नॉट ए प्लस, यहाँ पे हमने एक्स बी को क्या लिया? कॉमन ले लिया, तो हमारे पास किसके इक्वल आ गया? पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। सो दिस इज द होल एक्सप्रेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ फॉर बोथ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन, कि अगर वेपर फेज में कोई इक्विलिब्रियम होता है तो उस टाइम पे, मतलब वेपर फेज में इक्विलिब्रियम आ गया और उस टाइम पे अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन को लेना है, तो क्या मैं फिर दोबारा से एक्स ए और एक्स बी लूंगी? नहीं। तो उस मोमेंट पे मैं क्या लूंगी? वहां पे वाई ए और वाई बी दो मोल फ्रैक्शंस लूंगी। ये आपको तब बेटर समझ आएगा जब आप इसके क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन दिया इसने हमें? पी ए इज इक्वल टू वाई ए पी टोटल। नाउ व्हाट इज पी टोटल? पी ए प्लस पी बी। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी बी इज इक्वल टू वाई बी मल्टीप्लाई P total, where YA and YB are the mole fractions of A and B in vapor phase. नेक्स्ट थिंग इज कि अगर मैं राउल्ट्स लॉ लगा रही हूँ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, मतलब कि वो सॉल्यूट जो आसानी से नहीं उड़ेगा और वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो बहुत आसानी से उड़ जाएंगे, तो उस मोमेंट पे राउल्ट्स लॉ कैसे अप्लाई होगा? तो देखो, हम एक ये पिक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हमारे पास जो ब्लू वाले हैं वो क्या है? वॉलेटाइल सॉल्वेंट पार्टिकल्स, और जो मेरे पास रेड वाले हैं वो मेरे पास क्या है? नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स। तो फर्स्ट पिक्चर में ये देखो, ये बंद है पूरा का पूरा। इसके अंदर जब ये हमने इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कराना चाहा तो हमारे पास सिर्फ क्या थे? वॉलेटाइल सॉल्वेंट कंपोनेंट्स। तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा था। अब हमने इसमें क्या किया? नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाल दिया। तो वो कौन से हैं? रेड वाले। तो इक्विलिब्रियम में क्या हुआ? एक साइड जो ब्लू वाले थे वो ज्यादा हो गए और रेड वाले तो गए ही नहीं ऊपर, है ना। तो अब रेट ऑफ वेपराइजेशन रिड्यूस हो गया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। सो बेसिकली जो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है वो ज्यादा काम नहीं कर रहे। कौन? अगर वेपराइजेशन में कोई काम कर रहा है तो वो कौन कर रहा है? सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो नेक्स्ट वाली पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक मोमेंट आया जब ये दोनों कैसे हो गए? इक्वल इक्वल हो गए। तो इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश हो गया बाय फ्यूअर मॉलिक्यूल्स इन गैसियस फेज, मतलब कि कुछ मॉलिक्यूल्स गैसियस फेज में चले गए, बाकी नीचे ही रह गए और इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश रखा उसने। तो लेट्स सी राउल्ट्स लॉ इस पे क्या बोलता है, इस पे क्या एक्सप्रेशन देता है अपना। तो जब हम देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, तो ये क्या बोलता है कि वेपर प्रेशर रिलेटिवली लोअर हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, एंड इट इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट विच इज नॉन वोलेटाइल। और ये किसके इक्वल होता है? सोल्यूट के इक्वल होता है, जो कैसा था? नॉन वोलेटाइल था। हमने पीछे वाली पिक्चर में ही देखा अभी अभी। तो ये क्या बोलता है? अकॉर्डिंगली P किसके इक्वल था? पी ए प्लस पी बी, है ना। तो हमारा टोटल जो प्रेशर है वो किसके इक्वल है? पी ए प्लस पी बी के इक्वल, क्योंकि अब बी तो नॉन वॉलेटाइल है तो ये तो उड़ेगा नहीं। तो हमारा जो प्रेशर बचा वो किसका बचा? प्रेशर जो हमारे पास प्रेशर बचा वो किसका बचा? वो बचा हमारे पास P इज इक्वल्स टू पी ए का। पी ए क्या होता था? पी नॉट ए एक्स ए होता था। एक्स ए को हमने मोल फ्रैक्शन से जब निकाला था वो क्या था? 1 माइनस एक्स बी। तो मैं एक्स ए की जगह इसको पुट कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी अंदर पी नॉट ए इंटू में 1 माइनस पी नॉट ए इंटू में एक्स बी। तो नाउ जब हम पी नॉट ए एक्स बी निकालेंगे तो मेरे पास जो एक्स बी की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी? पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए। नाउ यू कैन सी दिस मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये किसकी वजह से आई? एक ऐसे सॉल्यूट की वजह से जो कौन था? नॉन वॉलेटाइल था। तो फिर बचा कौन हमारे पास? ए वाला पार्टिकल जो कैसा था? वोलेटाइल था। तो हमारा एक्स बी किसके इक्वल आया? पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए। पी नॉट ए क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। पी इज द टोटल वेपर प्रेशर एंड पी नॉट ए इज अगेन द टोटल is again the vapor pressure of pure component A.
Yeah, guys, this is the end of the video. If you like this video, press the like button, share with your friends, and subscribe to our channel. Thank you and have a good day.